सबसे पहले खबर आंध्र प्रदेश से आ रही है, जहां एनडीए विधायक दल की बैठक में नेता चुन लिया गया है। टीडीपी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू को जनसेना पार्टी के जो नेता हैं पवन कल्याण, उन्होंने चंद्रबाबू नायडू के नाम का प्रस्ताव रखा और कल चंद्रबाबू नायडू शपथ लेंगे। विजयवाड़ा के कन्वेंशन सेंटर में एनडीए के 164 विधायकों की बैठक हुई। बैठक में टीडीपी के 135, जनसेना के 21, बीजेपी के 8 विधायक मौजूद थे। इन विधायकों ने चंद्रबाबू नायडू को अपना नेता चुना। एनडीए की बैठक से पहले अभिनेता पवन कल्याण की पार्टी जनसेना की बैठक हुई। इस बैठक में पवन कल्याण को जनसेना विधायक दल का नेता चुना गया। चंद्रबाबू नायडू बुधवार को आंध्र प्रदेश के सीएम पद की शपथ लेंगे। नायडू के शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी के भी शामिल होने की संभावना है। नायडू मंत्रिमंडल में 25 मंत्री शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक मंत्रिमंडल में टीडीपी के 19, जनसेना के 4 और बीजेपी के 2 मंत्री शामिल होंगे। उधर छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार में कल हुई हिंसा के बाद प्रशासन अलर्ट पर है। पूरे जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। सोमवार को हुई हिंसा के बाद बलौदाबाजार में फिलहाल हालात कंट्रोल में हैं। किसी भी गड़बड़ी को रोकने के लिए यहां भारी तादाद में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। सरकार ने सोमवार को हुई हिंसा की जांच के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने हिंसा पर रिपोर्ट तलब की है। सरकार की तरफ से जैतखंभ में तोड़फोड़ की घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए गए हैं। प्रगतिशील सतनामी समाज के प्रदेश अध्यक्ष थे और अन्य लोग सबके बीच बात हो करके उनका ज्ञापन दे करके उन्होंने मुझसे ही कहा था। फिर मैंने मुख्यमंत्री जी से मैंने पूरी विषय वस्तु रखा। उन्होंने कहा कि अगर समाज ये चाहता है कि इस पर न्यायिक जांच हो तो इसकी न्यायिक जांच हो। सरकार ने इसमें न्यायिक जांच की घोषणा कर दी है और मैं कहना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ के एससी समाज, सतनामी समाज के लोगों से कि वो धैर्य रखें। जो लोग भी दोषी लोग हैं उनके खिलाफ में कार्रवाई होगी। सतनामी समाज एमा कहीं पर भी इन्वॉल्व नहीं है। काबर की सही सतनामी समाज कभी भी हिंसा नहीं करे तो निश्चित ही मुला पूरा विश्वास है कोई ना कोई असामाजिक तत्व एमा जो बीच में भीड़ में घुस के आए उपद्रवी के काम करेंगे। देखिए, पिछले महीने चुनाव के समय जो सतनामी समाज का धार्मिक स्थल है बलौदाबाजार में, वहां पर तोड़फोड़ हुई थी, जिसके बाद सतनामी समाज लगातार जांच की मांग कर रहा था। इसी को लेकर सतनामी समाज कल प्रदर्शन के लिए उतरा सड़क पर और तब ये प्रदर्शन उग्र हो गया। जैतखंभ को नुकसान पहुंचाने के विरोध में सतनामी समाज ने प्रदर्शन का ऐलान किया था। प्रदर्शन के दौरान ही हिंसा शुरू हो गई। कलेक्ट्रेट ऑफिस, एसपी ऑफिस, मजिस्ट्रेट ऑफिस और तहसील में आगजनी हुई। हंगामा कर रहे लोगों ने 50 से ज्यादा 2 व्हीलर, 20 से ज्यादा 4 व्हीलर में आग लगा दी, जिसमें कई सरकारी गाड़ियां भी शामिल हैं। सतनामी समाज के प्रदर्शनकारियों का प्रदर्शन इतना उग्र था कि उन्होंने कलेक्ट्रेट परिसर की सैकड़ों गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। साथ ही जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची थी ताकि जो कलेक्ट्रेट और एसपी दफ्तर में आग लगी हुई है उसे बुझाया जा सके, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने उसे कलेक्ट्रेट के अंदर घुसने नहीं दिया। ये कलेक्ट्रेट के बाहर का नजारा है। उपद्रवियों और पुलिस प्रशासन के बीच झड़प भी हुई। झड़प में 15 से 20 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। जो उपद्रवी पहुंचे हुए थे, पहले उन्होंने कलेक्ट्रेट और एसपी दफ्तर के बाहर गाड़ियों में आगजनी की। बलौदाबाजार में हालात को कंट्रोल करने के लिए आसपास के जिलों से भी पुलिस बुला ली गई है। और देखिए, जम्मू कश्मीर के रियासी में वो जो श्रद्धालुओं की बस पर आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 10 लोगों की जान चली गई थी, अभी भी आतंकियों की तलाश जारी है। जो उस इलाके में जंगल है, वहां सर्च ऑपरेशन चल रहा है। रियासी में श्रद्धालुओं से भरी बस पर अटैक करने वाले आतंकियों की तलाश में पौनी के जंगलों में सर्च ऑपरेशन जारी है। स्थानीय पुलिस के साथ ही आर्मी और सीआरपीएफ के जवान जंगल के चप्पे चप्पे की तलाशी ले रहे हैं। जमीन पर चल रही सर्चिंग के साथ ही आसमान से भी पौनी के जंगल पर नजर रखी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक आतंकी हमले में 4 विदेशी आतंकी शामिल थे। आतंकियों के साथ उनका लोकल गाइड भी था। सूत्रों के मुताबिक 2 आतंकियों ने घात लगाकर श्रद्धालुओं की बस पर अटैक किया। वहीं जंगल में छिपे 2 आतंकियों ने अटैक करने वाले आतंकियों को कवर दिया। अब तक की जांच के मुताबिक आतंकी 10 से 12 मिनट तक हमले वाली जगह पर रहे। आतंकी बस के खाई में गिरने के बाद भी फायरिंग करते रहे। सूत्रों के मुताबिक मौके से फरार होने के बाद आतंकियों को लोकल गाइड ने जंगल में छिपने में मदद की। आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बलों का ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा है। आर्मी की टीम्स हमारे साथ कंप्लीट कोऑर्डिनेशन में चल रही हैं। सीआरपीएफ की टीम्स हमारे साथ कंप्लीट कोऑर्डिनेशन में चल रही हैं और सारी फोर्सेस का एक मिला जुला एफर्ट यहाँ पे चल रहा है।
उत्तर प्रदेश में 6 लोकसभा सीटें जीतने के बाद कांग्रेस का जोश हाई है। इसी को लेकर कांग्रेस प्रदेश में धन्यवाद यात्रा निकाल रही है और ऐसी ही यात्रा में शामिल होने के लिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी रायबरेली पहुंच गए। यूपी में जीत से उत्साहित कांग्रेस आज पूरे प्रदेश में धन्यवाद यात्रा निकाल रही है। 15 जून तक कांग्रेस धन्यवाद यात्रा निकालेगी। सूबे की सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में धन्यवाद यात्रा पहुंचेगी। यात्रा में हर वर्ग के लोगों को संविधान देकर सम्मानित किया जाएगा। धन्यवाद यात्रा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे। आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी रायबरेली में धन्यवाद समारोह में शामिल होंगे। अमेठी और रायबरेली में जीत के बाद राहुल और प्रियंका दोनों लोकसभा क्षेत्रों के मतदाताओं का आभार जताएंगे। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का कार्यक्रम शाम 4:30 बजे बुएमो गेस्ट हाउस में होगा। कार्यक्रम में अमेठी और रायबरेली के कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे। एकता उन्होंने दिखाई और इस चुनाव के माध्यम से पूरे देश को एक संदेश दिया है कि ये देश की जनता मोहब्बत की राजनीति चाहती है। उन्होंने नफरत की राजनीति को नकारा और साथ ही साथ इस देश के संविधान को और लोकतंत्र को बचाने के लिए अग्रसर होकर जो संदेश दिया है, मैं समझता हूं कि पूरे देश के भविष्य के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मणिपुर के हालात पर चिंता जताई है। सोमवार को नागपुर में मोहन भागवत ने कहा, 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है। 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है। उसके पहले 10 साल शांत रहा। पुराना गन कल्चर समाप्त हो गया ऐसा लगा और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? वास्तव में संसद क्यों है और उसमें 2 पक्ष क्यों है? इसलिए है कि दोनों पहलू उजागर हो। किसी भी सिक्के के 2 पहलू रहते हैं, ऐसे किसी भी प्रश्न के 2 पहलू रहते हैं। एक पक्ष एक पहलू का विचार करता है तो दूसरे पक्ष ने दूसरा पहलू उजागर करना है ताकि जो होना है वो पूर्णतः ठीक हो। ये स्पर्धा है, कोई आपस का युद्ध तो है नहीं। जिस प्रकार ये बातें हुई, जिस प्रकार एक दूसरे को लताड़ना हुआ, जिस प्रकार प्रचार के दौरान हमारे करने से समाज में मनमुटाव बढ़ेगा, 2 गठ बटेंगे, आपस में शंका संशय उत्पन्न होगा, इसका भी ख्याल नहीं रखा गया और विनाकारण संघ जैसे संगठनों को भी उसमें खींचा गया। और देखिए, मणिपुर को लेकर संघ प्रमुख के बयान के बाद विपक्ष जो है वो सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि अब तो प्रधानमंत्री मोदी को मणिपुर जाना चाहिए। संघ प्रमुख के बयान के बाद विपक्ष फिर मणिपुर को मुद्दा बनाकर सरकार को घेर रहा है। मोहन भागवत के बयान के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि शायद भागवत के बयान के बाद पीएम मोदी मणिपुर का दौरा करेंगे। वहीं सुप्रिया सुले ने कहा कि सरकार मणिपुर में हिंसा रोकने और समस्या के समाधान के लिए सभी दलों की कमेटी बनाए। We work together in parliament. We have to be serious about policy making. तू मैं तो चलती रहेगी राजनीति में, but we have to work for the nation in good policy making. मणिपुर में क्या हो गया, कल कश्मीर में क्या हो गया? मोहन भागवत जी आदरणीय है, बोलते हैं, लेकिन सरकार तो उनके आशीर्वाद से चल रही है ना, बोलने से क्या होता है? अब माँ बेटे का झगड़ा हो गया। मातृ संस्था है आरएसएस, बीजेपी उसका एक संगठन है। वो खुद कहते हैं कि हमारी मातृ संस्था है आरएसएस और बीजेपी एक राजनीतिक दल है। उधर सुप्रीम कोर्ट ने आज नीट की काउंसलिंग पर किसी भी तरीके की रोक लगाने से फिलहाल इनकार कर दिया है। एनटीए से जवाब मांगा है और अगली सुनवाई इस मामले में अब 8 जुलाई को होगी। नीट यूजी रिजल्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कहा कि परीक्षा में पारदर्शिता नहीं बरती गई, हम इसी का जवाब चाहते हैं। याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का पक्ष भी सुनना चाहेंगे। कोर्ट में इस मामले में अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। 8 जुलाई से पहले एनटीए को जवाब देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाई। 1 जून को कुछ बच्चों ने जो बीआईएल कर रखी है, ये अराउंड थी पेपर लीक के, बच्चों ने की है, राइट सर? तो पेपर लीक की थी, तो उस पर जो अंदर बोला गया
कोर्ट नंबर 12 में केस था, तो वहाँ पे बोला गया कि सैंक्टिटी ऑफ एग्ज़ाम इज़ कॉम्प्रोमाइज्ड, कि एग्ज़ाम की जो पूजनीय स्थिति है उसमें कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज हो सकते हैं, और एनटीए से इसके लिए एक ऑफिशियल जवाब मांगा है और बोला है कि 8 जुलाई को आगे इसको देखेंगे। हमारा मुद्दा अभी हमारा जो इशू है वो अभी कल हमारा जो इशू है वो कल लिस्ट होगा, मेंशनिंग के लिए आज हम लोग ने किया है। तो नीट यूजी में धांधली के खिलाफ आज भी छात्र जो हैं वो सड़क पर उतरे हुए हैं और रीटेस्ट की, री एग्जाम की मांग छात्र कर रहे हैं। नीट में धांधली की शिकायत कर रहे छात्रों का गुस्सा थम नहीं रहा है। छात्र मांग कर रहे हैं कि परीक्षा रद्द की जाए और फिर से परीक्षा कराई जाए। था उसने 6 to 1 मार्क्स इसमें लिया है और उसने जिस दिन एग्जाम दिया था ना उसी दिन घर आके बता दिया था कि मेरा इस बार क्लियर है। हमारे घर में बहुत खुशी का माहौल था क्योंकि उसका दूसरा अटेम्प्ट था। हम भी खुश थे कि हमारी बेटी अब मेडिकल बनेगी। उसने सर को फ़ोन करके बताया तो सर ने भी यही बोला कि आप अपने नाम के आगे अब डॉक्टर लगा लो, डॉक्टर निधि हो आप आज से। एग्ज़ाम का टेस्ट आने से पहले ही, और जब 4 जून को रिजल्ट आ रहा है तो हमारी उस बेटी उस दिन मतलब रिजल्ट देख के खुश हुई। जब उसने अपनी रैंक देखी है तो वो हॉस्पिटलाइज है, वो हमारे सपने टूट गए। नीट यूजी का रिजल्ट 4 जून को घोषित किया गया था। इसके बाद से ही परीक्षा में धांधली की शिकायत को लेकर हंगामा हो रहा है। परीक्षा में 67 छात्रों को पूरे नंबर मिले हैं। कुछ छात्रों को 719 और 718 नंबर मिलने पर सवाल उठ रहे हैं। एनटीए की तरफ से कुछ छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए जाने पर भी छात्र सवाल उठा रहे हैं। एनटीए ने आरोपों की जांच के लिए 4 सदस्यों की कमेटी भी बनाई है। और आज विभागों के बंटवारे के बाद मोदी सरकार के मंत्रियों ने अपना कार्यभार संभाला। गृह मंत्री के तौर पर अमित शाह ने अपना कार्यभार संभाला, लेकिन उससे पहले वो पुलिस मेमोरियल गए और वहां जाकर शहीद पुलिस वालों को श्रद्धांजलि दी। विभागों के बंटवारे के बाद आज मोदी सरकार के दिग्गज मंत्रियों ने कार्यभार संभाला। फिर से गृह मंत्री बनाए गए अमित शाह कार्यभार संभालने से पहले नेशनल पुलिस मेमोरियल पहुंचे और ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी। उसके बाद अमित शाह ने गृह मंत्रालय पहुंचकर कार्यभार संभाला। उनके साथ गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, गृह सचिव अजय भल्ला भी मौजूद थे। जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य मंत्रालय पहुंचकर कार्यभार संभाला तो शिवराज सिंह चौहान ने कार्यभार संभालने से पहले पूजा अर्चना की। हमारा सौभाग्य है कि सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने कृषि और किसान कल्याण विभाग सेवा के लिए हमें सौंपा है। गजेंद्र सिंह शेखावत, किरेन रिजिजू, अर्जुन राम मेघवाल और ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे दिग्गजों ने भी आज अपने अपने मंत्रालय का कामकाज संभाल लिया। प्रधानमंत्री जी के द्वारा संचार विभाग की जिम्मेदारी मुझे दी गई है। मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि एक मौका मुझे दिया गया है